गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। प्यार से बच्चे इसको एलपीजी पॉलिसी वाले चैप्टर के नाम से जानते हैं और बहुत सारी रेफरेंस बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का धाकड़ लेवल का चैप्टर है। यह चैप्टर बच्चों को बहुत लंबा लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा। इस चैप्टर का रोड मैप आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले कभी यह चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए तो सोने पे सुहागा है वीडियो। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है ना चैप्टर, तो इस वीडियो के साथ वो चैप्टर को अच्छे से दिमाग में मैपिंग कर सकते हैं कि चैप्टर के अंदर यह है। और एग्जाम टाइम में आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरह ये चैप्टर आपके लिए, मतलब ये वीडियो इस चैप्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं कि जो चैप्टर है पूरा का पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको ध्यान रखना। रिफॉर्म्स जो वर्ड है इसको दिमाग में क्लियर करना। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, यानी इंप्रूवमेंट। कोई कमी थी तो उसको इंप्रूव किया गया। तो 1991 में हमारे देश के अंदर बहुत सारी कमियां थी, उनको इंप्रूव किया गया। उनको इंप्रूव कैसे किया गया वो पूरा इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मोटे मोटे तौर पे 4 चीजें पढ़नी है। हमने अपने देश को रिफॉर्म में इंप्रूव किया, तो वो इंप्रूव क्यों किया, क्या कारण थे कि हमें अपने देश के अंदर सुधार लाने पड़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने पड़े। पहली बात वो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे कि जब रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, सुधार करना स्टार्ट किया, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, यानी कौन कौन सी चीजों के थ्रू हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारा। 3 चीजों के थ्रू सुधारा। या नाम तो लिख ही देता हूं, तुम पहले से जानते हो। पहली चीज का नाम लिबरलाइजेशन, ठीक है, इसको पढ़ना है फिर डीपली। दूसरी चीज का नाम प्राइवेटाइजेशन और तीसरी चीज का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। तो भैया इन तीनों के ऊपर चैप्टर डिपेंडेंट है। फिर चलो ये बताऊंगा आपको ये 3 चीजें क्या है। अब जब इन तीनों को जोड़कर हमने अपने देश की नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं उसको, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं उसको, ही इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। उसका रिजल्ट क्या रहा, मतलब इन्होंने वाकई में देश को सुधार दिया या सुधार नहीं पाए। तो इसका एक क्रिटिकल अप्रेजल आपको करना है। इसके प्लस और माइनस वाले पॉइंट बनाने हैं। अलग अलग रेफरेंस बुक में इसका अलग अलग आंसर लिखा है। आप मोटे मोटे तौर पे यह ध्यान रखना कि जो भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ा। आप यह बात ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर ग्रोथ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। एग्रीकल्चर को तो यार नेगलेक्ट ही कर दिया था। इंडस्ट्रीज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। और फिर चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी या कम हो गई। मोटे मोटे तौर पे बताया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो पहले ही बढ़ रही थी, यहां पर भी बढ़ी है, लेकिन जिस रेट से पहले बढ़ रही थी उस रेट से नहीं बढ़ रही थी, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा अभी इस पॉइंट में, आपके दिमाग के अंदर मैपिंग चल रही है। फिर दोस्तों कुछ अदर टर्म्स पढ़नी है। अब यहां पर अदर टर्म्स पढ़नी है ना, तो उसमें तुम्हें मेन तौर पे पेन का कलर पतला करता हूं, फिर यहां पर चीजें आसानी से आएंगी। देखो यहां पर पढ़ना है आपको स्ट्रैटेजिक सेल और माइनॉरिटी सेल क्या होती है। जब सरकार अपनी कंपनी का 49% तक हिस्सा बेच देती है तो वो माइनॉरिटी सेल होती है, सरकार के हाथ में ही कंट्रोल रहता है। जब 51% या उससे ज्यादा हिस्सा बेच देती है तो उसको स्ट्रैटेजिक सेल बोलते हैं, सरकार अपने हाथ से कंट्रोल लूज कर देती है। दूसरा, टैरिफ बैरियर क्या होती है और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होती है। पहली बात तो टैरिफ का मतलब होता है जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता हो। तो विदेशों से अगर हमें इंपोर्ट रोकना है टैक्स के थ्रू तो उसको टैरिफ बैरियर बोलते हैं, और टैक्स के अलावा दूसरी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं विदेशों के इंपोर्ट पे तो उसको नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। और थर्ड नंबर की टर्म है बायलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है। पहली बात तो बायलेटरल का मतलब ही समझ लो 2 होता है, मल्टीलेटरल का मतलब 2 से ज्यादा। तो 2 देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो बायलेटरल ट्रेड है, और 2 देशों से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। तो यहां जब भी यह बात आती है तो डब्ल्यूटीओ को समझना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते थे, 1948 में। इसको 1995 में डब्ल्यूटीओ बोलना स्टार्ट कर दिया, मतलब GATT की सक्सेशन में डब्ल्यूटीओ नया बनाया गया। तो ये अब इंटरनेशनल ट्रेड में जो इसकी मेंबर है कंट्रीज, उनके बीच में ट्रेड को रेगुलेट करता है, प्रोमोट करता है और फेयर ट्रेड की गारंटी देता है। हर एक कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाता है ट्रेड के मामले में। चाहे बांग्लादेश और अमेरिका में ट्रेड हो रहा हो तो यह फील नहीं होने देता कि अमेरिका
का लेवल हाई है भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए वहां पर इक्वल ट्रेड कराता है, फेयरनेस यहां पर रहती है, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सॉल्व करता है। तो WTO के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मोटे मोटे तौर पर यह पूरी रूपरेखा बन गई। अब मुझसे पूछ लो कि सर यहां से शुरू करो कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लॉन्च किए गए, क्या समस्या थी कि ये 1991 में हमारी कंट्री का टर्निंग पॉइंट हो गया। आपको एक बात बताता हूं, 1991 में पहली बात तो हमने जानबूझकर अपनी मर्जी से इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट नहीं किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करने के पीछे IMF और वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे देश की गवर्नमेंट ने उनसे लोन की डिमांड की थी। लोन का अमाउंट था लगभग रुपीज नहीं, $7 बिलियन। तो $7 बिलियन बोला तो सही इन्होंने, IMF ने, कि हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन बोला कि जैसी पॉलिसी तुम्हारे देश में चल रही है वैसी चलती रही तो फिर से तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो आपको कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, आप रिफॉर्म लेकर आओ। तो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, और आपको बताऊं तो इंदिरा गांधी के टाइम पे वो हमारे देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हल्का मैटर नहीं थे, बहुत हैवी मैटर थे वो। तो मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी बना के नई इकोनॉमिक पॉलिसी की बुनियाद हमारे देश में रखी। आज हमारा देश बहुत आगे है। तो एक बात मान सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी का उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम क्या थी जो 1991 में हम लोन लेने पहुंच गए, क्या प्रॉब्लम थी कि हमें ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूज करने पड़ गए। एक्चुअली था क्या, आप मेरी बात सुनो, हर एक चीज हर एक देश में नहीं बनती। तो हर एक देश बहुत सारे सामान के लिए विदेशी कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो हमारे देश को विदेशी कंट्री से जब सामान खरीदना होता है तो फॉरेन करेंसी के तौर पर पेमेंट करनी होती है उनको। यानी अगर हम किसी भी कंट्री से सामान खरीदेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी, अगर उस देश की करेंसी हमारे पास नहीं है तो हम डॉलर की टर्म्स में पेमेंट कर सकते हैं। डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है, वो कॉमन करेंसी चलती है। तो डॉलर की शॉर्टेज यानी फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक था हमारे पास वो बहुत कम हो गया था। तो सबसे बड़ा रीजन यही था। तो वाई में हम बोलेंगे ड्रास्टिक फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इस बात को समझना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश के पास 7 दिन यानी एक हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं पड़ा था कि हम एक हफ्ते का इंपोर्ट बिल पे कर सके, इतना नहीं पड़ा था। कुछ बोलते 10 दिन का नहीं पड़ा था, कुछ बोलते 14 दिन का नहीं पड़ा था। वो तो जब पड़ा था नहीं पड़ा था तब सच का पता लग पाता जब वो दिन इस्तेमाल हो जाते, है ना। उससे पहले हमारे पास फंड आ गया था। इस टाइम हमारे देश के थोड़े समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे चंद्रशेखर जी। उस टाइम हमें अपने देश का सारा सोना गिरवी भी रखना पड़ गया था IMF वर्ल्ड बैंक के पास। तो बड़े दुख की बात थी, लेकिन उन्होंने हमें लोन ग्रांट कर दिया, हमने रिकवर किया, तो सब हमारा सोना हमारे पास ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, पहला कारण यह कि देश के अंदर फॉरेन करेंसी खत्म हो रही थी। दूसरा, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था। तो गवर्नमेंट वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट हाई लेवल। मैं इसको इतना बोल दूं कि पहाड़ की तरह, तो इसके लिए वर्ड यूज कर दूं माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। अब फॉरेन करेंसी का आना जाना लिखा होता है BOP अकाउंट में, तो BOP अकाउंट में भी एडवर्स बैलेंस दिखा रहा था, तो मैं उसको एडवर्स BOP बोल देता हूं। एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। अब BOP वाला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट में पढ़ते हैं, तब ये टर्म अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। चौथे नंबर पे कमर तोड़ महंगाई हमारे देश को खा रही थी। उस टाइम लोग परेशान थे भाई साहब, दिक्कत में देखो कितनी चल रहा था देश, ठीक है। गल्फ कंट्री के बीच में जो क्राइसिस चल रहा था, गल्फ खाड़ी देश हैं, 6 देश हैं ये, UAE के पास जो खाड़ी बनी हुई है उसके आसपास के जो ओमान वगैरह कंट्रीज हैं, उनमें लड़ाई चल रही थी। तो वहां से हमारे देश में क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल को बनाने वाला तेल आता था। अब वहां महंगाई लड़ाई चल रही है, वो हमारी कंट्री में सप्लाई नहीं कर सकते, तो ऑयल की शॉर्टेज हो रही है, तो ऑयल महंगा हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो हर चीज महंगाई में जा रही थी इसी की वजह से। तो गल्फ क्राइसिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन। और 6th नंबर पे बोलूं तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एक मेन चीज थी, सरकारी कंपनियां थी ना, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो यहां बोल देते हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कुछ भी लिख लो शॉर्ट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये 6 रीजन थे। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रीजन पूछा जाए तो यही वाला रीजन था, सबसे खतरनाक, फॉरेन करेंसी की वैल्यू का कम होना, ठीक है। इस वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़ गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तौर पर कहते हैं हमने 2 मेजर्स लिए, एक स्टेबलाइजेशन मेजर, एक स्ट्रक्चरल मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, और स्टेबलाइजेशन मेजर वो होते हैं जो स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमी में होते हैं, हैंड टू हैंड। और स्ट्रक्चरल मेजर जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बदल देंगे। स्ट्रक्चरल मेजर के 3 खास बात थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों के अंदर का स्टफ पढ़ोगे तो चैप्टर 80% तक खत्म हो जाएगा।
उसके बाद इन्होंने सही किया है गलत किया, इन चारों पे इंपैक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया था, जीडीपी ग्रोथ हो गई थी, प्लस पॉइंट रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एम्प्लॉयमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसका डेटा पढ़ना है और फिर ये 3 टर्म्स मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेन मुद्दा बचता है कि इनके अलावा लिबरलाइजेशन जो चीज है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, यहां लिख देता हूं प्राइवेटाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन में डब्ल्यूटीओ आ जाएगा और आउटसोर्सिंग आ जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे चैप्टर खत्म होगा ये तुम्हें जानना है, पहले समझो। लिबरलाइजेशन में आते हैं, पेन का कलर चेंज करते हुए, ये लो जी लिख दिया मैंने, मेजर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, छूट प्रोवाइड करना। लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम, आजादी प्रोवाइड करना। मतलब 1991 से पहले हमारे देश के अंदर आजादी नहीं थी क्या, आजादी थी, लेकिन इंडस्ट्रियल आजादी की बात कर रहा हूं। पहले बोल रखा था कि कोई भी काम धंधा खोलोगे, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करोगे तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना ही होगा। यहां पर वो लाइसेंस की आजादी दे दी गई है, मतलब हर चीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ 5 चीजों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, कुछ हजार्डियस केमिकल्स या कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन की चीजें, कुछ एरोस्पेस और डिफेंस की चीजें, ठीक है, इन सब के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, और बाकी चीजों के लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। तो उन चीजों को तो छोड़ दो। अब बहुत पहले तो हर चीज के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था, तो ये कर दिया। अब इससे पहले सरकार बोल रही थी कि 17 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में रहेंगी। अगर आपको याद हो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में गवर्नमेंट ने बोला 17 इंडस्ट्रीज एक कैटेगरी में आएगी और सारी सरकार के हिस्से में होगी। अब यहां से सरकार ने 17 जो इंडस्ट्रीज थी उसको कम कर दिया, और कम करते करते आज के टाइम में सरकार का होल्ड सिर्फ 3 इंडस्ट्री पे है। रेलवे 100% गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है, चाहे जितना मर्जी न्यूज में आता हो सुन लेना, 100% गवर्नमेंट है। एटॉमिक पावर पे जो काम होता है वो सरकारी है, और जितना भी ये बम गोला बारूद से रिलेटेड डिफेंस प्रोडक्ट्स का काम होता है वो सारा सरकारी है। इसको आर्म्स एंड एम्युनिशन बोल सकते हो। ये 3 काम सरकारी है, बाकी सारे काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हर जगह प्राइवेट सेक्टर को अलाउड कर दिया। तो किया क्या, सुधार शुरू किए इंडस्ट्री के मामले में, तो उसको बोलते हैं, यहां पर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म स्टार्ट किए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए, सबको लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। फिर ऐसे ही कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म किए थे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को हम फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म बोलते हैं, यानी बैंकों को भी सुधार की जरूरत थी। क्या सुधार की जरूरत थी अभी देख लेना। फिर कुछ सरकारी सेक्टर में फिस्कल सेक्टर या फिर टैक्स रिफॉर्म बोलते हैं, ये स्टार्ट किए। कुछ किया सरकार ने फॉरेन करेंसी से रिलेटेड रिफॉर्म, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। भाई लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना, प्राइवेटाइजेशन से ही बड़ा और ग्लोबलाइजेशन से बड़ा। और 5वें नंबर पे किए फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड रिफॉर्म्स। ये 5 सेक्टर में सरकार ने आजादी प्रोवाइड की कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। रिफॉर्म्स क्या थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात सुन लो। गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि हम 17 इंडस्ट्री कंट्रोल कर रहे थे, अब 3 करेंगे। 17 से पहले 8 पे आए थे, फिर 3 पे आए थे, ठीक है। अब हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 17 से 3 पे आना, इसको बोलते हैं डीरेगुलेशन। गवर्नमेंट पहले रेगुलेट करती थी सारी इंडस्ट्रीज को, अब गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कर दिया, और हर चीज के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो अब सरकार ने बोल दिया डी लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की प्रथा को खत्म करते हैं। और बता दूं, MRTP एक्ट 1969 में बनाया था, ठीक है, इसको खत्म कर दिया, और मतलब खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया इस एक्ट को। अब आगे अगर बात बताऊं, ये मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट था, इसको इंप्रूव करके कंपटीशन एक्ट कर दिया था 2002 में। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ऊपर के 2 पॉइंट ही काफी है। इतनी भसड़ में नहीं फंसना आपने, जितना आपके काम की चीज है नंबर मिल जाएंगे यहां से। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, मतलब बैंकों के अंदर कुछ रिफॉर्म किए थे, तो सुन लो पहले रिफॉर्म क्या थे। उस टाइम पर क्या होता था कि जितने भी जैसे शेयर मार्केट है, बैंक्स है, इंश्योरेंस मार्केट है, सबका हेड आरबीआई होता था। तो आरबीआई सबको कंट्रोल करता था। तो गवर्नमेंट ने बोला अब आरबीआई सबका कंट्रोलर नहीं है, पहली बात तो सिर्फ वो बैंकिंग सेक्टर का कंट्रोलर है। बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स हो गए और फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट भी आ गई, बैंक और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कंट्रोलर है। और अब ये कंट्रोलर भी बेसिकली कंट्रोलर भी नहीं है, फैसिलिटेटर है। तो आरबीआई का रोल चेंज हो गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर वो होता है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे,
तो आरबीआई पहले हर चीज पे मॉनिटर नहीं होता, जैसे क्लास के अंदर वो परेशान करता है बच्चों को, तो ऐसे लगता था बैंक्स को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आरबीआई का रोल ही बदल दिया वहां पर। पहले क्या होता था, हर छोटी छोटी चीज के लिए बैंक को पूछना पड़ता था आरबीआई से। अब 91 के बाद नहीं पूछना पड़ता। अगर बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो पहले पूछना पड़ता था, अब बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो अब नहीं पूछना पड़ता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के अंदर बोलेंगे तो एक मेन रिफॉर्म आता है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। कैसा रोल? रेगुलेटर था पहले, एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, रेगुलेटर से बन गया फैसिलिटेटर। इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि नई ब्रांच खोलने के लिए बैंकों को पूछना नहीं पड़ता किसी और से, ठीक है जी। दूसरी बात, बैंक्स के अंदर रिफॉर्म्स किए थे कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट बहुत सारी कम कर दी, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आती है, सीआरआर, एसएलआर जैसी रेट्स को भी कम कर दिया गया था, तो लोगों को लोन मिलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ने लगी थी। और ज्यादा बात करना चाहते हो तो थर्ड नंबर बताएंगे, प्राइवेट बैंक्स 91 के बाद आने शुरू हुए। प्राइवेट बैंक्स को अलाउ कर दिया। इससे पहले क्या था ना, जितने भी बैंक थे देश के अंदर वो सारे सरकारी थे। 1969 में गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेट बैंक को सरकारी करने की कोशिश की, तो 14 बैंक्स को सरकारी कर दिया। फिर 1979 या 80 के आसपास 6 बैंकों को और कर दिया, तो सारे बैंक सरकारी हो गए थे देश में। 91 में फिर से प्राइवेट बैंक बोला कि आ जाएंगे, तो 91 के बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे प्राइवेट बैंक इंडिया में काम करना शुरू किए, एक्सिस बैंक वगैरह, ये सब 91 के बाद, ठीक है ना, 91 के बाद ही आए। अब फिस्कल रिफॉर्म्स की बात कर लो, टैक्स के अंदर क्या सुधार किए, तो गवर्नमेंट ने काफी हद तक टैक्स का सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पहले बहुत मुश्किल टैक्स का सिस्टम था, अगर एक बंदा टैक्स भरना भी चाह रहा है तो टैक्स भरने के लिए उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया टैक्स का सिस्टम, टैक्स को आसान बनाया और बहुत सारी टैक्स रेट्स कम कर दी ताकि लोग टैक्स भर भी सकें। टैक्स रेट्स को कम करने के पीछे पर्पस ये था कि लोग टैक्स भर भी सकें, चोरी ना करें टैक्स। टैक्स चोरी करने को इवेजन बोलते हैं। और एक नया रीसेंट टैक्स रिफॉर्म्स 2017 में किया गया है, तो जीएसटी जिसको बोलते हैं, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ है, ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर। वैसे पार्लियामेंट में इसका एक्ट 29 मार्च को पास हो गया था, 29 मार्च 2017 को एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में। ये दोनों अलग अलग डेट है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लेकिन लॉन्च जब होता है हम उसको देखते हैं। अब ये जीएसटी का सिस्टम सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में फ्रांस में लॉन्च किया गया था, लेकिन हमने कनाडा वाला कॉपी किया है, कनाडा वाला कॉपी किया है भाई, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या रिफॉर्म किए, तो फॉरेन करेंसी में सबसे पहले हमने अपने देश के रुपये को डिवैल्यूएट कर दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। रुपये को डिवैल्यूएट करते ही रुपये की वैल्यू कम हुई और फॉरेन कंट्री के लोग हमारे देश का सामान खरीदने लगे, क्योंकि हमारे देश की सामान सस्ता हो गया था ना, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है, तो इसलिए रुपये इसको डिवैल्यूएट किया गया और हम शिफ्ट हो गए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। फिक्स्ड का मतलब सरकार डिसाइड करती थी पहले एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फिर 91 के बाद मार्केट डिसाइड करने लगी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। तो ध्यान रखना, पहले तो रुपीस को डिवैल्यूएट किया, फिर शिफ्ट किया है रेट, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात की जाए, तो जो हम विदेशों में सामान बेचते थे उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते थे, है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म ही कर दिया, ठीक है, खत्म। जो जो विदेशों में सामान बेचना चाहता है बेच लो, और विदेशों से जो हमारे देश में सामान आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो काफी सारी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी, तो फॉरेन ट्रेड को बहुत आसान बना दिया गया था, इस बात पे ध्यान रखना। तो ये रिफॉर्म थे सारे के सारे लिबरलाइजेशन में, मतलब बहुत सारी छूट प्रोवाइड कर दी थी। तो आपसे पांचों में से किसी भी एक के बारे में पूछ सकता है अलग से। अब किसी किसी बुक में 5 नहीं लिखे हुए, 4 रिफॉर्म लिखे हुए हैं, तो उस बुक में इन दोनों पॉइंट को मिला के बोल रखा है ये फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म है। हाँ तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म है तो ठीक है जी। जैसे ही लिबरलाइजेशन कर लोगे आपके सामने टॉपिक खड़ा रहेगा प्राइवेटाइजेशन का। इसके अंदर ज्यादा बातें नहीं है। प्राइवेटाइजेशन को यहां पर एनसीईआरटी में डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल रखा है और डीनेशनलाइजेशन भी बोल रखा है। इसका मतलब इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट 2 तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करना चाहती थी। या तो जो गवर्नमेंट के पास काम धंधे हैं, गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर देती थी, इसको बोलते थे, अगर लिखूं तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप
टू प्राइवेट सेक्टर, कुछ चीजें पूरी पूरी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी और कुछ चीजों का हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर, बेच दिया, ये प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, सेकंड नंबर का ये था। थर्ड नंबर पे ग्लोबलाइजेशन, भाई इसको इंटरनेशनलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की कोई तुमसे डेफिनेशन पूछ ले तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक देश का दूसरे देशों के साथ जुड़ना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना। अगर कोई देश विदेशी कंट्रियों से ट्रेड नहीं कर रहा है भाई, अगर कोई देश विदेशी कंट्रियों से ट्रेड नहीं कर रहा तो मतलब उसने ग्लोबलाइजेशन का मेजर नहीं अपनाया हुआ, कंप्यूटर जी से बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई देश विदेशी कंट्रियों से ट्रेड कर रहा है तो उसने ग्लोबलाइजेशन का मेजर अपनाया हुआ है। तो यहां पर बहुत सारे मेजर्स ग्लोबलाइजेशन में लिए गए। इसी का रिजल्ट, इसको ज्यादा डीपली नहीं बता रहा मैं, ठीक है, इसी का रिजल्ट था हमारे देश के अंदर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है। एक टेस्ला कंपनी है अमेरिका की, इलॉन मस्क जी ध्यान आएंगे यहां से, वो कार बनाने बेंगलोर के अंदर आ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बेंगलोर में कार बनाएंगे टेस्ला की और बेचेंगे। तो यार ये कार बनाने के लिए जो जरूरी बंदे हैं ना वो लेकर आएंगे, इंजीनियर वगैरह। अब जहां पर ये अपना ऑफिस बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, वहां पर उन इंजीनियर्स के अलावा मैनेजर्स चाहिए होंगे, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे, अकाउंटेंट चाहिए होंगे, लॉयर चाहिए होंगे और बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर चाहिए होंगे। वो सब अमेरिका से लेकर आते हैं। जब भी कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आती है वो बहुत सारे काम इंडियंस को दे देती है। तो जितने भी काम उन्होंने इंडियंस को दिए हैं तो बोलते हैं उन्होंने अपने काम को आउटसोर्स किया है। तो इंडिया में वैसे बताऊं तो अकाउंटिंग सर्विसेज का बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग होता है, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया के अकाउंटिंग सर्विसेज परचेज करते हैं। कॉल सेंटर में बीपीओ बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल मिलाते हैं, वहां पर मार्केटिंग वगैरह करते हैं। इन चीज का आउटसोर्सिंग बहुत होता है। तो इंडिया से सिक्योरिटी सर्विसेज का, लॉ सर्विसेज का बहुत सारा मतलब आउटसोर्स किया जाता है। तो इंडिया अब आउटसोर्सिंग के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बनी हुई है पूरे विश्व की? क्योंकि इंडिया के अंदर कंपनी खोलना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंडिया के अंदर लेबर बहुत सस्ती है, सस्ते रेट पर काम कर देते हैं लोग, और काम भी सस्ते रेट पर करते हैं, और ये सारे क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे भी है, समझदार भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, कोई लल्लू पंजू नहीं घूमता इंडिया के अंदर, बेस्ट क्वालिटी के लोग मिलते हैं, सबको सब कुछ समझ में आता है। तो बढ़िया लोग सस्ते रेट पे मिलते हैं, इसलिए इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग की फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। साथ में इंडिया का एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, यानी यहां पे पाकिस्तान की तरह ये नहीं होता कि कभी भी आर्मी ने अटैक कर दिया सरकार के ऊपर, सरकार बदल गई, फिर जो सरकार ने कंपनियां खोली थी आर्मी ने सारी भगा दी, ये नहीं होता। इंडिया के अंदर स्टेबल रहता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सरकार एक दूसरे की इज्जत करती है और कंपनीज की भी इज्जत करती है। तो इस वजह से कंपनीज इंडिया में काम करना पसंद कर रही हैं। ठीक है जी, ये कुछ बातें, और फिर ये चैप्टर पे लगाम लग जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी जा सकती है, देखो 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो क्यों लॉन्च किए गए, तो मतलब उसके कॉजेस स्टार्टिंग में बताए थे, ये 6 कॉजेस ये रहे। दूसरे नंबर पे क्रिटिकल अप्रेजल मुझे पसंद है, ठीक है, तो ये क्रिटिकल अप्रेजल बोल देता हूं। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पसंद हो गया, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कोई भी पॉइंट आ सकता है, मेजर आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन उन बच्चों को परेशान करता है जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं फिर आ जाता है। WTO और यही अदर टर्म्स पढ़ाया था ना, बायलेटरल ट्रेड, और ये वाला देखो ध्यान रखो, ये वाला स्ट्रेटेजिक टैरिफ, नॉन टैरिफ, ठीक है, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर आपका कोई और दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको भी समाधान कर देंगे। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग का चक्कर है, आपका छोटा छोटा डाउट्स है ना, वो कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मेरे को बड़ा मजा आता है उसका जवाब देने में। मतलब हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, एक विश्वास, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहोगे, आप पूछते रहोगे, आपके समस्या का समाधान करते रहेंगे। और कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो रथ चलाया हुआ है, इस रथ पे सवार हो चुके हैं, और सब बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग जारी है। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताओ। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।